आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके बात करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। स्क्रीन पर हमको एक ये सेल नोटेशन दिया गया है। ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के जो राइट वाला पार्ट है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है और सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जगह कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन भी होगा, तो इसलिए पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह की कैलकुलेशन। अब ये वैल्यू चाहिए तो कुछ डेटा दिया है, नीचे कुछ और डेटा दिया है। क्या होना चाहिए अप्रोच? हम रिवर्स चलते हैं कि हमें चाहिए क्या, वहाँ से उल्टा चलना शुरू करते हैं। एडवांस तो एडवांस ही है भाई, वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तो अगर काम करना है तो बिल्कुल ढंग से करो एक एक चीज़। हेलो बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप? आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके बात करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे मेन हो चाहे एडवांस हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50% के क्लोज गैल्वेनिक सेल से ही आते हैं। तो हम गैल्वेनिक सेल पर पूरी बात नहीं करेंगे, हम एक स्पेसिफिक पार्ट पर बात करेंगे, दैट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये जेई एडवांस के लिए बड़ा फेवरेट पार्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन मिक्स करके अलग अलग तरीके से आ चुका है। देखो, लेक्चर को कंप्लीट स्टडी करना है, जो रूल्स हैं कंप्लीट स्टडी करेंगे तो उस पार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये सारे पार्ट जो हैं वो थोड़ा रेगुलर थीम से हट के हैं। इसका मतलब बच्चों को मोस्टली डाउट इन पार्ट पर ही होता है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट आखिर क्या है उस कॉन्सेप्ट की। तो स्क्रीन पर हमको एक ये सेल नोटेशन दिया गया है। अब सेल नोटेशन के बेसिक रूल्स पता ही हैं हमें। कि सेल नोटेशन में जो ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के जो राइट वाला पार्ट है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है और सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला पार्ट एनोड को, राइट वाला पार्ट कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और बाकी बेसिक रूल तो पता ही है। तो यहाँ पर हमें एक सेल नोटेशन दिया गया है, कुछ डेटा दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है कि भाई ईएमएफ इस सेल का क्या होगा। तो अगर हम रिएक्शन लिखें, मान लो इसकी रिएक्शन लिखें कि कैथोड पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एनोड पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हमें यहाँ पे तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और रिडक्शन क्या हो रहा है कि कंपोनेंट AgBr है, Ag है और Br है, तो रिडक्शन किसका किस में हो रहा होगा। तो अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई AgBr जो है तो प्रेसिपिटेट, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन ले के रिड्यूस हो रहा है Ag सॉलिड में और Br आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ये कैथोड की रिएक्शन है जो यहाँ सेल नोटेशन हमें दिया गया है पीछे। सिमिलरली एनोड में देखो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में इनको लिखना है हमें बैलेंस करके। कंपोनेंट है AgCl और Cl माइनस। तो अगर ऑक्सीडेशन देखें तो AgCl में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और AgCl में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो एनोड कुल मिला के है Ag सॉलिड, ये ऑक्सीडाइज होके जा रहा है AgCl में और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शन है, और कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिख ली तो यहाँ से फिर सेल रिएक्शन लिखी जा सकती है। सेल रिएक्शन लिखने का रूल ये है कि सेल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए
तो लेफ्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट में भी एक इलेक्ट्रॉन है कैथोड एनोड में। इसका मतलब ऐसी सेल रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं, और फिर हम ऐड करके नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन नेट जो बनेगी उसमें जो कॉमन कंपोनेंट दिख रहे हैं उनको रिमूव कर दो। तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कि AgBr सॉलिड प्लस Cl माइनस से AgCl सॉलिड प्लस Br माइनस। तो देखो ये नेट सेल रिएक्शन हमारी बनी। अब नेट सेल रिएक्शन बन गई तो रूल ये बोलता है कि हमें अगर EMF चाहिए तो एक तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, E0 सेल निकालना पड़ेगा, और फिर नस्ट इक्वेशन पर अप्लाई करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर रिएक्शन कोशेंट लिखें तो भाई AgCl AgBr तो है सॉलिड, तो इनका एक्टिव मास तो 1 है, ये तो आएंगे नहीं रिएक्शन कोशेंट में। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है। अब Br और Cl की वैल्यूज क्या दी गई हैं? देखो Br है यहाँ से 0.001 और Cl है 0.2, तो ये वैल्यू हो गई 0.001 अपॉन 0.2। ठीक है, तो ये रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं इस सेल में? तो भाई देखो नेट कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है लेफ्ट में और राइट में जो कैंसिल हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 1। अब बात आती है E0 सेल निकालना है। अब E0 सेल निकालना है तो E0 सेल क्या लिखते हैं हम लोग? E0 सेल ऐसे लिखते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और कैथोड एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो E0 कैथोड अगर देखो तो कैथोड पर AgBr का रिडक्शन हो रहा था Ag में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E0 AgBr टू Ag। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब E0 AgBr टू Ag इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैथोड वाले का E0 और एनोड वाले का E0 एनोड, एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। फार्मूला पता होगा, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमें E0 सेल देता है। E0 एनोड, एनोड वाले का रिडक्शन वैल्यू क्या लिखें? एनोड पर AgCl है, AgCl में ऑक्सीडाइज हो रहा था तो इसकी रिडक्शन वैल्यू चाहिए, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0 AgCl टू AgCl माइनस। अब देखो यहाँ समस्या ये है कि जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। अब आ रहे हैं थ्योरी पॉइंट पे कि क्वेश्चन में हमको कि एसपी वैल्यूज दी हैं AgCl AgBr की, है ना, और कोई डेटा दिया नहीं है, तो हम कैसे निकाल लें इस सेल का, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल? अभी जो हाफ सेल बनी है इसी को हम बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, क्योंकि देखो इसमें ये तो हो गया मेटल वाला पार्ट, ये देखो उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये वाला पार्ट अगर देखो तो उससे रिलेटेड एनायन। ठीक है, तो दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल जो हमें गिवन है इस सेल के अंदर, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो मामला आगे फंस रहा है कि E0 कैसे निकालें। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं और फिर कनेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने पहले ये देखा कि क्वेश्चन में आखिर रिक्वायरमेंट कहाँ फंस रही है। अब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थ्योरी देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, कैसे अप्रोच करेंगे सो दैट कि हमारी ये वाली वैल्यूज आ जाएं, क्योंकि समस्या हमारे पास है कि ये वाली वैल्यूज हमें दी नहीं गई क्वेश्चन में, निकालेंगे कैसे। ठीक है भाई, आते हैं जरा आप कॉन्सेप्ट पे, फिर क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे।
देखो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, नाम में ही लिखा है कि मेटल भी होगी, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट भी होगा और एनायन का सॉल्यूशन भी होगा। तो इसको हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि सपोज हमने एग्जांपल AgCl का ही ले लिया कि Ag मेटल हो गई, AgCl उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, Cl माइनस एनायन हो गया। तो बेसिकली अगर हम बना रहे हैं AgCl का तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि सपोज ये है मेटल Ag और इसके ऊपर हम कोटिंग अगर कर दें इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की, दैट इज AgCl। AgCl की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी, मेटल कोटेड विद इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, तो ये हो गया इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl। और साथ में इसका एनायन का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, मतलब सॉल्यूशन में Cl माइनस है। तो इस तरह से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल प्रिपेयर की जाती है। अब ये हाफ सेल कैथोड या एनोड कैसा भी काम कर सकती है, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि दूसरा हाफ सेल इसके साथ कौन सा कनेक्टेड है। तो सपोज कि ये कैथोड का काम कर रही है। अच्छा, अगर ये कैथोड का काम कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आता है और रिड्यूस करता है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आ रहा है तो एग्जैक्टली रिएक्शन क्या हो रही है इसकी, ये जो AgCl है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो रहा है Ag सॉलिड में और Cl माइनस सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन AgCl लेके रिड्यूस हो रहा है Ag में और Cl आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल काम करता है। अब अगर यहाँ पे इसका E लिखें, कैथोड वाला रिडक्शन वाला, तो हम लिख सकते हैं E0 रिडक्शन का माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, और Q के नाम पे क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है ना। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा इस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का। लेकिन अब समस्या हमारे पास है कि हमें इसकी E0 वैल्यू का कोई अता पता नहीं है। समस्या मेन हमारी क्या है जो वहां क्वेश्चन में आ रही कि इसकी E0 वैल्यू क्या होगी, आखिर कैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जरा चेक कर लेते हैं कि कैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। ये मेन पॉइंट है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और एडवांस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट कई सारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि किस तरीके से इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, इस वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो तरीका देखते हैं कि हमको बेसिकली AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, इसकी E0 वैल्यू चाहिए, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं AgCl/Ag। ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं ऐसे, Ag प्लस के रिडक्शन की रिएक्शन अगर लिखें तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag सॉलिड, इसका E0 हमें नोन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है वैल्यू 0.79 या अप्रॉक्स 0.8। तो ये E0 वैल्यू Ag प्लस टू Ag की हमें नोन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब एक रिएक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं सॉल्युबिलिटी वाली कि AgCl सॉलिड से Ag प्लस प्लस Cl माइनस। एक रिएक्शन हम ये लिख रहे हैं AgCl सॉलिड से Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो देखो हमें काम की मिल जाएगी इक्वेशन, Ag प्लस हट जाएगा ऐड होने में, तो AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन
से Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो देखो दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो अपना काम बन जाएगा। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो अपना काम तो बन गया, लेकिन भाई पोटेंशियल का क्या, वो कैसे निकालेंगे? तो तुम यहां नोटिस करो कि इस रिएक्शन का हमको ई नॉट वैल्यू पता है, ई नॉट Ag प्लस 2Ag। ये वाली रिएक्शन का हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरीके से पता है, दैट इज KSP ऑफ AgCl। ठीक। अब एक चीज थर्मोडायनेमिक्स से नोन है कि गिब्स फंक्शन क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स फंक्शन क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम दो रिएक्शंस ऐड करते हैं तो उनके डेल्टा जी वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा जी वैल्यूज सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव नेचर। लेकिन जब भी दो रिएक्शन को ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उनकी ई वैल्यूज कभी ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होती, बिकॉज ईएमएफ जो है वो एक इंटेंसिव नेचर की प्रॉपर्टी है। तो हम डेल्टा जी का यूज करके यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं चीजें। तो हमें एक चीज पता है ऑलरेडी, रिलेशन क्या होता है डेल्टा जी में और पोटेंशियल में, ईएमएफ में। डेल्टा जी की वैल्यू होती है किसी रिएक्शन के लिए -NFE, राइट। डेल्टा जी क्या होता है, -NFE। तो यहां अगर डेल्टा जी निकालें हम इसका, तो डेल्टा जी फर्स्ट रिएक्शन का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस n ही रखते हैं अभी फिलहाल। F है फैराडे, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 96500 कूलॉम। एंड E नॉट Ag प्लस 2Ag, n यहाँ पे 1 है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन का डेल्टा जी कैसे निकालें? तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेल्टा जी के साथ रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट के साथ, डेल्टा जी नॉट इज -RT/ln/K। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट -RT/ln/KSP। ठीक है। और फाइनल का डेल्टा जी कैसे निकालें? फाइनल के ई नॉट की वैल्यू ये है, तो डेल्टा जी नॉट यहाँ भी लिख सकते हैं कि -n, n है 1, F इंटू ई नॉट, और ई नॉट ऐसे ही लिखेंगे AgCl/Ag। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड होके फाइनल इक्वेशन बन रही है। तो फाइनल वैल्यू जो डेल्टा जी नॉट की होगी वो डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट के बराबर होगी। तो डेल्टा जी नॉट कितना है भाई, -NFE नॉट डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, और सेकेंड वाला डेल्टा जी, देखो ये वैल्यू बन गई। अब दोनों साइड अगर -NF से डिवाइड कर दो तो रिलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बन गया E नॉट AgCl/Ag Cl माइनस इक्वल टू E नॉट Ag प्लस 2Ag प्लस RT/NF ln/KSP। या ln/KSP मतलब बेस ही है, तो लॉग फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, E नॉट AgCl/Ag इक्वल टू E नॉट Ag प्लस 2Ag प्लस 2.303 RT/F NF log KSP। तो देखो ये जो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे थे, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने इस टेक्निक से निकाल लिया। टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी दो रिएक्शन या दो से ज़्यादा रिएक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा जी वैल्यूज में भी सेम काम हमें करना पड़ेगा टू गेट
डेल्टा जी ऑफ फाइनल रिएक्शन। ईएमएफ में ये काम नहीं कर सकते बिकॉज ईएमएफ क्या होता है, एक इंटेंसिव नेचर का प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये जनरल है। दूसरे अगर इस तरह के रिक्वायरमेंट हो तो वहां भी डायरेक्ट रिजल्ट को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। एन की वैल्यू इस केस में 1 है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया टेक्निक कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि केएसपी की वैल्यू तो क्या होती, बहुत छोटी होती, 10⁻⁻ समथिंग। तो ये सेकेंड टर्म जो है वो तो नेगेटिव लिखा है ना, और सेकेंड टर्म नेगेटिव लिखा है तो एक कंक्लूजन और आ रहा है यहाँ पे कि ई नॉट वैल्यू जो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ई नॉट वैल्यू मेटल मेटल आयन हाफ सेल के साथ रिडक्शन वैल्यू, तो कौन सा ज्यादा लग रहा है, दिस, ये नेगेटिव वैल्यू है और इससे बन रहा है ये। इसका मतलब ई नॉट ए जी प्लस 2 AG बड़ा होगा ई नॉट AgCl2 AG के कंपैरिजन में। इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है पॉइंट। अब जरा आते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में इस चीज का यूज कैसे आ रहा है। तो देखो, जहां मामला अटक रहा था, क्वेश्चन हमारा ये था, एक सेल नोटेशन दिया था, सेल नोटेशन में कैथोड एनोड दोनों ही मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल थे, और यहाँ पे सेल का ईएमएफ निकालना था, केएसपी का डेटा दिया था। अब केएसपी का डेटा दिया था तो हमने सिस्टमैटिक काम किया, पहले सेल रिएक्शन लिखी, कैथोड की लिखी, एनोड की लिखी, फिर सेल रिएक्शन बनाई, रिएक्शन कोशेंट निकाल लिया, एन पता लगा लिया। फिर मामला ई नॉट पे आके अटक गया था कि ई नॉट कैसे लिखेंगे कैथोड का और एनोड का। तो अब यहाँ पता चल गया कि ई नॉट वैल्यू जो आ रही है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, ई नॉट AG प्लस 2 AG प्लस 2.303 RT अपॉन NF, N की वैल्यू 1 है, लॉग, अब यहां पे क्या लिखोगे, KSP ऑफ AgBr। सिमिलरली AgCl वाले केस में वैल्यू लिखी जा सकती है ई नॉट AG प्लस 2 AG प्लस 2.303 RT अपॉन F लॉग KSP ऑफ AgCl। ठीक है, KSP ऑफ AgCl। ठीक है, अब ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, दोनों रिडक्शन वैल्यू है तो ये रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखा है। अगर इनका डिफरेंस करोगे कैथोड माइनस एनोड तो फर्स्ट टर्म तो कट रहा है ना भाई, सेकेंड टर्म में ये कॉमन आ जाएगा पार्ट। तो ई नॉट सेल क्या दिख रहा है हमें ई नॉट सेल दिख रहा है 2.303 RT अपॉन F log of KSP of AgCl डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाई KSP ऑफ AgCl, है ना। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज हमें दी गई दोनों। क्वेश्चन में देखो, एक तो 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.06 दी है, और KSP ऑफ AgCl और AgBr की वैल्यू ये दी है। तो रेशियो तो यही कर लेते हैं चेक, KSP ऑफ AgBr अपॉन KSP ऑफ AgCl, ये रेशियो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻10। तो 2 × 10⁻³ ये रेशियो आ रहा है। अब वहां रख के वैल्यू निकालते हैं मेन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06 लॉग
2 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.06 ये वैल्यू आ गई। इतना ही रखते हैं, सॉल्विंग में आगे बढ़ते हैं। तो ये ई नॉट सेल आ गया 0.06 log 2 इंटू 10⁻⁻3। अब ई नॉट सेल आ गया तो फिर नेट हमें फाइनली ई सेल निकालना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.06 log 2 इंटू 10⁻⁻3 आ रही। ये वैल्यू 0.06 है ही दी क्वेश्चन में। n की वैल्यू है 1 log q की वैल्यू चेक कर लेते हैं। q 0.001, तो इसका मतलब ये 10⁻⁻2/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2/2। तो फाइनल इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू 10⁻⁻2/2। तो देखो सॉल्व करें तो 0.06 कॉमन हो गया, ठीक है। ये log 2 -3 और इधर भी 0.06 तो निकल ही गया है। ये आ जाएगा log 10⁻⁻2, ये बनेगा -2 माइनस माइनस प्लस, और ये log हाफ माइनस log 2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू 0.06, इसमें बच रहा है -1, 2 log 2 ये हो गया 0.6, तो ये -0.4, तो माइनस ये बन जाएगा 0.06 इंटू 0.4, ठीक है। तो 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻3 और ये 24, ठीक है। अब देख लेते हैं किस फॉर्म में ऑप्शन हमें दिया जा रहा है। -0.024 दिया जा रहा है ऑप्शन, देखो यही है, -24 इंटू 10⁻⁻3, यही तो आया था अपना। तो इस फॉर्म में देखो ऑप्शन ये दिया है, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं बड़ा स्पेसिफिक पार्ट, दैट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। अब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में एक मेटल इलेक्ट्रोड को जो कि कोटेड है विद इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसको एनायन के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम डिप करके रखते हैं। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इसको किसके दूसरे हाफ सेल के साथ अटैच किया गया है वो कैसा है। तो हमारा एग्जांपल यहाँ एक सेल नोटेशन दी थी। सेल नोटेशन में हमें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ही दिया गया था, कैथोड एनोड। तो हमने पहले सेल रिएक्शन लिखा, कोशेंट निकाला, फिर ई नॉट निकालने में दिक्कत आई, तो ई नॉट के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई जब भी हम दो रिएक्शन ऐड करेंगे तो उनके डेल्टा जी वैल्यू ऐड होते हैं, ई वैल्यूज नहीं ऐड होते हैं। तो डेल्टा जी वैल्यू अगर ऐड होते हैं तो इस टेक्निक की मदद से हमने कैलकुलेट किया इस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का पोटेंशियल। ये टेक्निक जो है कैलकुलेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारा इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जगह कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन भी होगा, तो कुछ भी रिएक्शन बन रही है इस टेक्निक से डेल्टा जी की मदद लेते हुए हम वहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की कैलकुलेशन में। तो फाइनली हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन
फाइनल इस तरीके से आंसर अपने पास आ गया, दिस वन। ये पॉइंट क्लियर है पूरी तरीके से? ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, जरा चेक करते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। तरीका अपना वही है, वीडियो पॉज करो, एक बार अप्रोच करो कि आखिर कैसे करना है, और फिर चेक करो कि क्या रियल अप्रोच है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें एक रिएक्शन दी है, और ये जो रिएक्शन दी है तो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा जी नॉट मार्क कर लेते हैं, ये वैल्यू हमें चाहिए रिएक्शन के लिए। अब ये वैल्यू चाहिए तो कुछ डेटा दिया है, एक तो KF दिया है कॉम्प्लेक्स AuCN होल ट्वाइस के फॉर्मेशन का, दैट इज X। नीचे कुछ और डेटा दिया है। क्या होना चाहिए अप्रोच? हम रिवर्स चलते हैं कि हमें चाहिए क्या, वहां से उल्टा चलना शुरू करते हैं। देखो हमें बेसिकली अगर डेल्टा जी नॉट चाहिए इस रिएक्शन का, तो हमें कहीं से इसका ई नॉट सेल पता चल जाए तो काम बनेगा। डेल्टा जी नॉट चाहिए तो ई नॉट सेल पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल। तो हमें इसका ई नॉट सेल चाहिए तब काम बनेगा। अब ई नॉट सेल चाहिए तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए पता लगाते हैं कि आखिर कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही, उसको ब्रेक करते हैं। भाई सोचो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि O2 इधर है 0 ऑक्सीडेशन नंबर में और प्रोडक्ट में जा रहा है -2 में। इसका मतलब O2 का रिडक्शन हो रहा है ना। तो O2 वाला पार्ट या इससे रिलेटेड जो टर्म है वो कैथोड की तरह कैथोड पे होंगे कि नहीं। और इसी तरह गोल्ड देखो Au यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और प्रोडक्ट साइड नंबर इसका क्या है, AuCN होल ट्वाइस माइनस +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है प्रोडक्ट में, और +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है प्रोडक्ट में। तो दैट मीन्स कि इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इससे जुड़े जो कंपोनेंट होंगे वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे अवेलेबल होंगे। अब तुम खुद ही सोचो, AuCN के साथ जुड़ के AuCN होल ट्वाइस बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये वाले जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट तो पार्ट होंगे ना एनोड वाले का, और बाकी कंपोनेंट अगर देखो तो ये पार्ट होंगे कैथोड वाले का। यही तो है ना, ये कंपोनेंट पार्ट होंगे एनोड वाले का, बाकी पार्ट होंगे कैथोड वाले का। तो ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, फिर उसको ब्रेक करके किसी तरह हम ई नॉट लाते हैं और ई नॉट की मदद से डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। तो देखो गोल्ड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पर Au ऑक्सीडाइज होके जा रहा है AuCN होल ट्वाइस माइनस में। अब ऑक्सीडाइज होके जा रहा है 0 से +1 में, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई। रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या दिया था, CN दिया था। तो अगर इधर 2CN माइनस ऐड कर दें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अब नोटिस करो ये रिएक्शन है हमारी एनोड की। अच्छा ऐसे ही कैथोड की रिएक्शन लिखें, तो कैथोड की रिएक्शन में O2 का रिडक्शन हो रहा है, और O2 का रिडक्शन हो रहा है तो तुम देखो O2 H2O और OH माइनस है कि नहीं रिमेनिंग कैथोड की रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं O2 प्लस H2O और इधर OH माइनस, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कोफिशिएंट चेक कर लो क्या क्या है, 1/4 1/2 और उधर 1, 1/4
1/2 और उधर 1। अब देखो हाफ H2O है, 1/4 O2 है, मतलब हाफ O है, तो ये मिलके OH बना रहे हैं, ये तो बैलेंस है। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज बैलेंस करना है, राइट में एक चार्ज है नेगेटिव, तो लेफ्ट में भी एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये देखो बैलेंस हो गया। तो अब ये दोनों बैलेंस कैथोड एनोड की रिएक्शन है, जिनको ऐड करके नेट सेल रिएक्शन बनाई गई है। हम रिवर्स चल रहे हैं ऐड करके, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो ऐड करने में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। अब देखें और जरा डेटा क्या दिया है हमें। तो देखो डेटा हमें ये दिया है कि O2 का रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया है कि नहीं। इस इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल जो है, ईएमएफ जो है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो रिएक्शन में मल्टीप्लाई करो, कुछ कोफिशिएंट डिवाइड करो, उससे ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई नॉट वैल्यू रिडक्शन की इसकी 0.41 है, तो ई नॉट वैल्यू रिडक्शन की, ई नॉट कैथोड जिसको बोले 0.41 है, तो ये तो काम बन गया। अब इसका ई नॉट पता चल जाए तभी बात बनेगी, दैट इज ई नॉट एनोड। तो एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, तो काम बनेगा। और यहाँ पे हमें कुछ डेटा ये सब दिया है, पोटेंशियल नहीं दिया उसका, तो हमें इस डेटा को यूज करके पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो देखो डेटा क्या क्या है। एक तो Au+3 इलेक्ट्रॉन से Au का वैल्यू दिया है, Au+3+2 इलेक्ट्रॉन से Au+ आने का वैल्यू दिया है पोटेंशियल का, और एक Au++2Cn- से AuCn होल ट्वाइस बनाने के लिए Kf दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। तो इस डेटा को यूज करके हमें मेन रिएक्शन का पोटेंशियल चाहिए। मेन रिएक्शन हमें ये है, इसका पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करते हैं कि वो सारी रिएक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट करके ऐसे लिखते हैं कि अपने काम की इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो काम की इक्वेशन बन जाए, तो एक डेटा हमारे पास है Au++2Cn- से AuCn होल ट्वाइस, और इसके लिए Kf की वैल्यू दी है, और Kf दिया है, तो इसका डेल्टा G0 तो निकाल ही सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kf, क्या लिखे, -RT ln Kf। याद आया, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब हमें दो रिएक्शन दी हैं, एक Au+3 से Au आने की, और Au+3 से Au+ आने की। अब इनको भी यूज करना है, तो एक काम करते हैं कि हमारा यहाँ पे तो Au है, तो अगर हम रिएक्शन ऐसे लिखें, Au+3+2 इलेक्ट्रॉन से Au+ बनने वाली, तो हमें दिख रहा है कि इन दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो Au+ कम से कम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन Au+3 आएगा, इसको भी रास्ते से हटाना है। तो एक रिएक्शन जो अगली वाली है और यूज कर लेते हैं। अगली वाली एक और थी, उसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, Au सॉलिड से Au+3+3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ऑब्जर्व करो कि ये तीन रिएक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करने में देखो Au+ इससे जाएगा कॉमन है, Au+3 इससे जाएगा कॉमन है, और ऐड करके अपने काम की इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज, क्या बचा, Au, तो Au सॉलिड, और देखो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर ही बचेगा, और दो Cn- है, +2 Cn- से AuCn होल ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रॉन। बन गई काम की इक्वेशन, Au+2Cn से AuCn होल ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इनको जोड़ेंगे तो इनके डेल्टा G0 भी ऐड हो जाएंगे। जैसे इसका पोटेंशियल हमें दिया है क्वेश्चन में, कि इसका पोटेंशियल जो है इस रिएक्शन का, ये वाला दिया है 1.4,
इसका पोटेंशियल भी दिया है, रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो देखो हमें Au+3 से Au आने का पोटेंशियल 1.5 दिया है, रिवर्स रिएक्शन का कितना हो जाएगा -1.5। इन सबके डेल्टा जी नॉट अब निकाले जा सकते हैं। तो सेकेंड वाला डेल्टा जी नॉट को हम लिख रहे हैं डेल्टा G2 नॉट, दिस इज -NF E नॉट, एन यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो -2F E नॉट है 1.40। इसका डेल्टा जी नॉट थर्ड वाली का, इसमें पोटेंशियल नेगेटिव है, तो डेल्टा G3 नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 3 है, 3F इंटू 1.50। देखो ये सबके डेल्टा जी नॉट आ गए। अब सबके डेल्टा जी नॉट आ गए, फाइनल वाले का डेल्टा जी नॉट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं -NF E नॉट। ई नॉट इस रिएक्शन का जो ई नॉट होगा वो वैल्यू वहां लिखी है, ठीक है। अब अगर ये 3 डेल्टा जी ऐड कर दें तो इस डेल्टा जी के बराबर होगा, लेते हैं वैल्यू बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा -FE नॉट जो हमें रिक्वायर्ड है, इक्वल टू 3F इंटू 1.5 -2F इंटू 1.4, 3F इंटू 1.5 -2F इंटू 1.4, फिर -RT ln KF KF की वैल्यू हमें कैपिटल X दी है, काम बना अपना। F से डिवाइड कर दो, माइनस भी भेज दो उधर, तो E नॉट की वैल्यू, या माइनस ऐसे ही रखो, -E नॉट की वैल्यू F से डिवाइड किया, ये 1.5 इंटू 3, तो ये 4.5 हो गया, 1.4 इंटू 2 2.8 हो गया, फिर -RT ln KF की वैल्यू है कैपिटल X रख दी हमने, तो ये अपने पास -E नॉट की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज, ये आ जाएगा 1.7 -RT ln X। ये आ गया कि नहीं? ध्यान देना ये रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन की, तो ये पोटेंशियल जो निकल रहा है ई नॉट वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस लगा देंगे, तो -E नॉट जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इसीलिए हमने -E नॉट यहाँ पे ऐसे ही रख रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, मतलब ई नॉट एनोड आ गया, या तुम बोल सकते हो SRP एनोड की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखो पहले तो ई नॉट सेल लाना है, तो ई नॉट सेल में ई नॉट कैथोड तो था, ई नॉट एनोड आ गया है, तो ई नॉट सेल निकाल लिया जाए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड 0.41 था, माइनस ई नॉट एनोड, मतलब माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 1.7 प्लस RT ln X, तो ये वैल्यू अपने पास आ जा रही है RT ln X माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 7 1.29 RT ln X माइनस 1.29, ये बना ई नॉट सेल। और डेल्टा जी नॉट सेल क्या है, -NF E नॉट, N1 था, इंटू F इंटू ई नॉट, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.29 F, ठीक है ना, और माइनस RT F ln X, इस तरह का कुछ वैल्यू बन रहा है डेल्टा जी नॉट का। लो चेक कर लें पहले तो साइन, ठीक है, जा चेक करते हैं वैल्यू। अब हमें डेल्टा जी नॉट चाहिए
तो डेल्टा जी नॉट में ये वैल्यू आ गई, 1 मिनट, ठीक है, ये हमने निकाला। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे कि जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो इसके साथ f नहीं है ना, तो अगर यहाँ पे हम f से डिवाइड करेंगे, तो ये आर टी अपॉन एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये आर टी अपॉन एफ दिखेगा, आर टी अपॉन एफ दिखेगा। और जब यहाँ f से मल्टीप्लाई करोगे तो ये f कट जाएगा और ये f कट जाएगा, तो ये बन रही इक्वेशन 1.29f माइनस आर टी एल एन एक्स। ठीक है, 1.29f माइनस आर टी एल एन एक्स। अब चेक करते हैं कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 1.29f प्लस का माइनस आर टी एल एन एक्स, तो हमें ऑप्शन ए दिख रहा है करेक्ट। चेक कर लो भाई तुम लोग भी। दो क्वेश्चन देखने में तो लेंदी है, लेकिन हमारा तरीका जो है सॉल्व करने का उसको हम नहीं भूलेंगे। हमने रिवर्स लिया है क्वेश्चन को, एक बार रिपीट करता हूं। पहले हमने देखा डेल्टा जी नॉट चाहिए तो हमें इसका ई नॉट लाना पड़ेगा रिएक्शन का, तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट है। अब ई नॉट लाने के लिए इसको हमने कैथोड एनोड में ब्रेक कर लिया अलग अलग। कैथोड ऑक्सीजन वाला है और एनोड एयू वाला है। अब कैथोड का तो रिडक्शन वैल्यू दिया था हमें, लेकिन एनोड का रिडक्शन वैल्यू हमें नहीं दिया था। अब एनोड का रिडक्शन वैल्यू नहीं दिया था तो हमें किसी तरीके से ये वाली इक्वेशन बनानी थी। तो हमें जो इक्वेशन दी है उनको ऐसे सेट किया कि ऐड करके हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि ऐड करेंगे तो इन सबके डेल्टा जी वैल्यूज ऐड हो जाएंगे जो फाइनल डेल्टा जी वैल्यू के बराबर होगा। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाल लिया माइनस आर टी एल एन के एफ। सेकेंड थर्ड का हमने पोटेंशियल की मदद से निकाल लिया, फाइनल के बराबर किया। तो सॉल्व हम होके हमको एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया तो हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये आ गया तो डेल्टा जी नॉट आ गया। फाइनल आंसर हमको मिल गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, हल्का बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सॉल्व करोगे तभी पहुंचोगे, नहीं तो 10 बार अटकोगे। तो अप्रोच देखो कि कठिन क्वेश्चन को कैसे एक सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करते चले गए। बस हाँ, कैलकुलेशन में हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी तो गलती होने के चांस भी बढ़ेंगे। क्लियर है? नाउ देखा जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। अप्रोच ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट से। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार रीड कर लो, वीडियो पॉज करो, अप्रोच करो क्वेश्चन को एंड देन चेक इट। तो हमें यहां दिया है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जब 6 मोल Cn माइनस कोबाल्ट 2 के साथ कनेक्ट होके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, तो 1 इंटू 10⁻19 है। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट बताना है जब 6 मोल Cn के कोबाल्ट 3 के साथ कनेक्ट होंगे। कुछ डेटा भी दिया है, एक कॉम्प्लेक्स का दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन डेटा दिया है, ई नॉट वैल्यू इस रिएक्शन की, और CO+3 से CO+2 का ई नॉट वैल्यू दिया है। तो हमें इसकी मदद से चेक करना है कि आखिर अप्रोच कैसे किया जाए। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं कि हमें दिया क्या है, दिया है CO+2। अगले पेज पे ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। देखो हमको दिया है CO+2 का 6 Cn माइनस के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है सपोज KF1, और KF1 की वैल्यू है, चेक कर लेते हैं, 10⁻19। हमें निकालना क्या है, CO+3 का
साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स जो बनेगा COCN होल 6 -3, इसका KF वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। और एक डेटा और है CO+3 का CO+2 में कन्वर्जन डेटा। तो CO+3 का CO+2 में कन्वर्जन में E0 1.81 है, लिख लेते हैं ये भी। CO+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से CO+2, ठीक है। ये E0 वैल्यू अपने को दी है 1.81 वोल्ट, ठीक। और एक चीज और है कि CO+3 वाले कॉम्प्लेक्स का CO+2 वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन का E0 -0.83 है। तो मतलब COCN होल 6 -3 प्लस इलेक्ट्रॉन से COCN होल 6 -4, इसके लिए E0 वैल्यू गिवन है -0.83, ये गिवन है। अब हमें ये चीज रिक्वायर्ड है। अब ये चीज रिक्वायर्ड है तो एक देखो जरा कि क्या हम इन तीन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 का यूज करके फोर्थ बना सकते हैं। इक्वेशन 1, 2, 3 की मदद से क्या हम फोर्थ इक्वेशन बना सकते हैं, चेक करो। देखो फोर्थ इक्वेशन बनानी है अगर, तो तुम सोचो ये चाहिए तुमको राइट में, है राइट में, ये चाहिए तुमको लेफ्ट में। तो लेफ्ट में लाने के लिए इस रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। अब जब रिवर्स करके ऐड करोगे तो CO+3 आ जाएगा राइट में, और इसको ऐसे ही ऐड करोगे तो CO+2 होगा लेफ्ट में। और फाइनल रिएक्शन थर्ड वाली अगर ऐसे ही ऐड कर दिया जाए तो CO+3 CO+2 कैंसिल हो जाएगा, नेट इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन नंबर 1 -2 + 3 करना है तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी, समझे। तो हमें ये काम करना है टू गेट फाइनल इक्वेशन। तो भाई डेल्टा जी में भी यही कर दें तो फाइनल का डेल्टा जी मिल जाएगा कि नहीं। तो डेल्टा जी में ये कर दें तो पहला वाला डेल्टा जी क्या है, डेल्टा G1 इक्वल टू -RT ln KF दैट इज 10⁻19। अगला वाला डेल्टा G0 क्या है, -RT ln KF ही लिख लेते हैं इसको। लास्ट वाला डेल्टा G0 क्या है, -NF E0 ठीक है भाई। और फाइनल वाला डेल्टा G0 क्या है, सब लिख जाओ। माइनस माइनस करोगे तो इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, n है 1 × F × 0.83। ठीक है, बना काम। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि डेल्टा G0 जो है ये डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 के बराबर आएगा। तो डेल्टा G0 तो आ गया F × 0.83, डेल्टा G1 -RT × 10⁻, -RT ln 10⁻19। फिर माइनस डेल्टा G2 करोगे तो RT ln KF, और फिर प्लस डेल्टा G3 तो ये आ जाएगा -F × 1.81। इतना होगा भाई। और इतना होगा तो एक काम करते हैं कि ln वाले टर्म कंबाइन कर लेते हैं और f वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो उसको अगर राइट में लाओ, लेफ्ट में लाओगे तो F ×
0.83 प्लस 1.81, और इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा RT ln KF डिवाइडेड बाई 10⁻19। बनेगा कि नहीं? अब F से डिवाइड कर दो तो RT अपॉन F कितना हो जाएगा? 0.06 दिया है, तो अगले पेज पे ले लेते हैं। तो ये 0.83 प्लस 1.81 इक्वल टू RT अपॉन F ln KF अपॉन 10⁻19 बना था कि नहीं? ये तुम्हारा 0.06 दिया है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ln KF अपॉन 10⁻। अब ये एक चीज और हो रही है, ln नहीं रहा बल्कि, क्योंकि हमें डेटा दिया है 2.303 RT अपॉन F का, तो इस ln को हमें लॉग में बदल लेना पड़ेगा। तो ये लॉग फॉर्म है, तो ये लॉग वैल्यू है, लॉग KF अपॉन 10⁻19, ये वैल्यू हो गई। इसका सम करो, 4.6.2, और ये 0.06 बन के आ जाएगा नीचे, तो 0.06, तो ये 264/6 है। अब 264/6 अगर देख लो, 44 आ रहा है कि नहीं? और ये 44 आ रहा है, तो KF अपॉन 10⁻19, ये 10⁻44 आ रहा है, तो KF की वैल्यू 10⁻44 प्लस 19 आ जाएगा इधर, दैट इज 10⁻63। ये KF की वैल्यू आ रही भाई, 10⁻63। देखो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रोच, कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा रहा है। तो मेन चीज ये था, अब ये 10⁻63 हमें दिया है, देखो एक ऑप्शन हो गया। मेन क्या अप्रोच था कि हमें एक रिएक्शन का कांस्टेंट पूछा है, कई सारी रिएक्शन में पोटेंशियल और कांस्टेंट्स की वैल्यू दी है, तो हमें इनको एडजस्ट करके फाइनल रिएक्शन बनानी है, और यहाँ पे डेल्टा जी वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्योंकि डेल्टा जी वाली प्रॉपर्टी की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस चीज को। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एडवांस तो एडवांस ही है भाई, वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तो अगर काम करना है तो बिल्कुल ढंग से करो एक एक चीज, और अगर एडवांस के लिए ढंग से काम कर लिया तो जेई मेन हलवा लगेगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूं बस देख देख के टिक मारते जाओगे फटाफट कैलकुलेशन करते हुए, है ना? तो जिसके एडवांस के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होती है, तो उन्हें बस फटाफट टिक मारना होता है आंसर्स में, जेई मेन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की अप्रोच तो क्लियर हो गई है आपको बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं स्क्रीन पे। तो ये दिख रहा है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भाई, ये क्वेश्चन तो जेई एडवांस का ही है। कब का? काफी पुराना क्वेश्चन है। तो जेई एडवांस का ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लो, हल्का पुल्का नहीं है, टफ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले एक बार रीड करो, वीडियो पॉज करो और चेक करो कि कैसे अप्रोच करोगे, देन देखो कि क्या अप्रोच एग्जैक्टली है। देखो, अब बोल रहे हैं कि टॉलेंस रीजेंट जो है वो एल्डिहाइड के डिटेक्शन में यूज होता है, पता है हमें ये सब चीजें। और हमें ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे पहला सिल्वर का रिडक्शन, ठीक है, दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, तीसरा रिडक्शन का, और कुछ वैल्यूज दी हैं। और पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो गिवन रिएक्शन है इसका ln k वैल्यू क्या होगा। गिवन रिएक्शन का ln k वैल्यू, देखो जो पूछा जाए वो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो गलत फहमी में ही कई बार आंसर गलत हो जाता है। ln k निकालना है।
अब ln के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का पूछा जा रहा है, ठीक। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है तो हमको पता है कि भाई डेल्टा जी वैल्यू तो 0 होगा, तो डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के, और डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट। तो मतलब अगर डेल्टा जी नॉट हम देखें तो डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का जो होगा वो माइनस एन एफ ई नॉट लिख सकते हैं, और इसी को माइनस आर टी एल एन के भी लिख सकते हैं, तो हमें ये के मिल जाएगा यहाँ से, एल एन के सॉरी। तो इसका मतलब पहले तो ई नॉट लाया जाए तब काम बनेगा। अब ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें कैथोड एनोड क्या क्या है, देखो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो ये काम तो कैथोड का कर रहा है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम एनोड का कर रहा है। और सिल्वर के रिडक्शन की रिएक्शन और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दी है, दोनों के ई नॉट वैल्यू दिए हैं, दोनों के ई नॉट वैल्यू दिए हैं, ठीक है भाई। अब दोनों के ई नॉट वैल्यू दिए हैं तो हमें ई नॉट सेल निकालना है, और ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करें तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसमें ई नॉट सेल पहले निकाल लिया जाए जब कैथोड एनोड ये हैं। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ये है, एनोड ये है। ध्यान देना कि दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए, क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है 0.8, ई नॉट एनोड, एनोड का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.05, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, +0.05। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये वैल्यू आ रही है 0.75 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल आ गया तो हमें दिख रहा है कि एल एन के की अगर वैल्यू निकालेंगे, एन रिएक्शन में कितना है भाई, एन, ये रिएक्शन लिखा है इसमें 2 Ag प्लस यूज हुआ है, 1 Ag प्लस के लिए 1 था, 2 Ag प्लस के लिए 2 होगा। तो एन की वैल्यू है, माइनस माइनस हटाई दो, 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। एल एन के की वैल्यू हमने निकाली, माइनस माइनस कट गया, एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी, एन है 2 एफ, ई नॉट की वैल्यू 0.75 अपॉन आर टी। अब हमको एफ अपॉन आर टी की वैल्यू गिवन है, नोटिस करो ये वैल्यू गिवन है एफ अपॉन आर टी की, और ये वैल्यू अगर गिवन है 38.92, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 38.92 इंटू 0.75, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग अगर 0.75 इंटू 2 1.5, तो इसका 1.5 टाइम्स अराउंड आना है 38.92 का, तो इसमें लगभग 19 और ऐड कर दो तो ये पहुंच जाएगा तुम्हारा, ये आ रहा है भाई 58.38। तो एल एन के की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 58.38। पुराना क्वेश्चन है जेई का 2006 का, लेकिन ध्यान से देख लो अप्रोच, बेसिक अप्रोच ही करनी है। सेल रिएक्शन दी है, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किए, एल एन के निकालना है, तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट वैल्यू को ई नॉट के टर्म्स में माइनस एन एफ ई नॉट भी लिख सकते हैं, और इसी वैल्यू को हम माइनस आर टी एल एन के भी लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। बाकी डेटा दिया है उसको यूज करते हुए निकाल लिया। क्वेश्चन में जब भी अगर कोई डेटा दिया हो तो उसी को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम ओरिजिनल वैल्यू पुट करके नहीं सॉल्व करेंगे, जो दिया है उसकी मदद से ही आंसर तक पहुंचेंगे। ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको।
नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है कि जब अमोनिया ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो पीएच इंक्रीज होके 11 हो जाती है। ऑब्वियसली अमोनिया बेस होता है तो पीएच बढ़ाएगा। तो विच हाफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय पीएच, ये क्लियर पूछा है कि पीएच से कौन सी रिएक्शन अफेक्ट हो रही है। तो भाई पिछली जो रिएक्शन थी उसमें तुम्हारा कैथोड तो ये था, एनोड ये था। अब कैथोड वाली रिएक्शन में कहीं कोई H प्लस या OH नजर आ नहीं रहा है। एनोड वाली रिएक्शन में हमें ये H प्लस दिख रहा है। तो पीएच से तो एनोड वाली रिएक्शन ही अफेक्ट होगी, और पीएच से अगर एनोड वाली रिएक्शन अफेक्ट होगी तो ऑप्शन हमें दिया जा रहा है कि इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, तो वो चेक करना है। इसका मतलब हमें केवल पीएच चेंज का इफेक्ट लेते हुए पोटेंशियल का इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो बाकी जो कंपोनेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है एनोड की उनको 1 मोलर कंसीडर कर लेते हैं, और पीएच अगर इतना आ रहा है तो कितना चेंज आएगा वो पता चल जाएगा 1 मोलर कंसीडर करते हुए। क्योंकि ई नॉट जो वैल्यू है वो सब 1 मोलर है तब वैल्यू पोटेंशियल की है। तो अगर पीएच चेंज हो जाती H प्लस बदल जाता है बाकी सब 1 मोलर रहते हैं तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम बता पाएंगे। तो हम केवल H प्लस के टर्म्स में अगली इक्वेशन लिख रहे हैं एनोड की। तो एनोड की हम ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिख रहे हैं। तो E ऑक्सीडेशन इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस RT अपॉन NF ln Q लिखेंगे। तो दिस इज E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस, अब देखो N की वैल्यू 2 है और RT अपॉन F ये वैल्यू हमें दी है लॉग वाली, ठीक है। ये वैल्यू है 0.0592, तो हम रख लेते हैं। ln को लॉग में बदलेंगे तो 2.303 RT अपॉन F बनेगा। n की वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू है 2 और ये वैल्यू तुम्हारी आ गई 0.0592 लॉग। अब Q की जगह देखोगे तो H प्लस का स्क्वायर बन रहा है और H प्लस की वैल्यू हमें दी जा रही है 10 टू द पावर -11। पीएच कितना हो गया बढ़ के 10 टू द पीएच 11 हो गया तो H प्लस 10 टू द पावर -11। तो अगर यहाँ रख दें तो 10 टू द पावर -11 का स्क्वायर। अब ये 2 बाहर आके इससे कट जाएगा तो ये हो गया ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये log 10 टू द पावर -11 हो जाएगा -11, तो माइनस माइनस प्लस 0.0592 इंटू 11। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू हो गया 0.0592 मल्टीप्लाई 11, तो 0.6512 आ रहा है लगभग 0.6512। इसका मतलब पोटेंशियल पहले था ई नॉट, अब बढ़ के कितना हो गया है ई नॉट प्लस 0.6512। तो अगर हम चेक करें कि कौन सा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, तो हमें पहला बोलना है ई नॉट ऑक्सीडेशन विल इंक्रीज बाय फैक्टर 0.65, दूसरा डिक्रीज बाय 0.65, तीसरा ई रिडक्शन विल इंक्रीज बाय 0.65, ई रिडक्शन विल डिक्रीज बाय 0.65। तो भाई रिडक्शन वाला तो देखो अफेक्ट होने वाला नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। चेक हमें ए बी में करना है, तो हमें दिख रहा है कि 0.65 लगभग लगभग है जिससे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ क्वेश्चन।
इस तरीके से प्रॉपर अप्रोच करना है क्वेश्चन को धैर्य के साथ। अच्छा, अगला एक चेक कर लें, और एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सेम कॉम्प्रिहेंशन, हमसे ये बोला जा रहा है कि अमोनिया ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कौन सा मस्ट बी इनकरेक्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है जो गलती होगा? पहला, अमोनिया कॉम्बाइन विद Ag+ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो हमें दिया ही है भाई कि एक रिएक्शन ऐसे भी है जिसमें सिल्वर और अमोनिया कॉम्बाइन होके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और पोटेंशियल इसका नेगेटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन पीछे की तरफ जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर आयन सॉल्यूशन में अमोनिया पास करोगे तो कॉम्प्लेक्सेशन होता ही है। दूसरा, दिस इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो तुम्हें इसका डेटा भी याद होगा कि कॉम्प्लेक्स जो AgNH3 बनता है, इसका कांस्टेंट लगभग 10⁸ की फॉर्म का है। इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब स्टेबल है लेकिन बोल रहे हैं वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या चाहिए भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो है जो दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करे। अब दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करे तो खुद को आसानी से रिड्यूस करे। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हुआ तो फिर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं? तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो आ रही है नेगेटिव -0.337। तो ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट आ रहा है भाई। तीसरा, इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म। तो तुम्हें पता भी कि अमोनिया अगर नहीं लेंगे तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड है वो सिल्वर आयन के साथ सिल्वर सॉल्ट बना देता है कि नहीं? सिल्वर मिरर टेस्ट। चौथा, अमोनिया हैज अफेक्टेड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू है ना। सारी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड रखी जाती है 1111, और फिर पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक फिक्स क्वांटिटी होता है, कुछ भी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा, बट स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो फिक्स है। और वो फिक्स है तो डी ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, और गलत ऑप्शन लिखा हुआ है तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? डी। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो फिक्स वैल्यू है। क्लियर पॉइंट? तो ठीक है, ओवरऑल समरी पर बात करते हैं। तो देखो, आज हम लोगों ने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल पर बात की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रख लेना। इसमें कंक्लूजन यही निकला है, सबसे अगर एक लाइन में बात करें, कि हम जब दो या दो से ज्यादा रिएक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उनके पोटेंशियल्स हम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंटेंसिव नेचर। तो हम रिएक्शन के गिब्स फंक्शन में जो चेंज है डेल्टा जी वैल्यू, उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करके सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम गिब्स फंक्शन का यूज करेंगे बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि पोटेंशियल की बात करें तो दिस इज इंटेंसिव। तो हम पोटेंशियल का यूज नहीं करेंगे, जी का यूज करते हुए सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो AgAgCl वाला है वो बहुत बार यूज होता है, तो उसको याद कर लेना। और दूसरा कोई आए तो कन्वर्ट भी कर सकते हो तुरंत तुरंत। दिस इज E0 AgCl to Ag इक्वल टू E0 Ag+2Ag प्लस RT/F ln KSP। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखोगे, डायरेक्ट ही यूज होगा
इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के लिए, इस तरह की हाफ सेल के लिए। क्लियर है पॉइंट? होमवर्क में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहां पर ऐप का लिंक मिलेगा, तो वहां अगर रजिस्टर ना किया हो तो रजिस्टर कर लें। और पेन किलर वाला जो बैच है वहां पे आपको डीपीपी इसकी अवेलेबल हो जाएगी, इलेक्ट्रो की भी। पिछले जो चैप्टर्स हम लोगों ने देखे थे, चैप्टर्स के कुछ पार्ट देखे थे, उन चैप्टर्स की डीपीपी भी वहाँ सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना? तो होमवर्क कहाँ पे मिलेगा? ऐप पर मिलेगा। ठीक है भाई? तो आज का लेक्चर सेलेक्टिव पार्ट पर है। यहाँ पे पूरा चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ सेलेक्टिव पार्ट पे पढ़ा रहे हैं, और स्पेसिफिक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी प्रॉपर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और डिजर्व करते हैं जेई एडवांस के लिए, एक लेवल से ऊपर है आपका लेवल, तब ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों? इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।